हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पे। मैं विपत कुमार आज लेकर के आया हूँ 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। यदि यानी इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। और आज पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद पहला चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया है आपका नंबर सिस्टम, जो कि पहला चैप्टर है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है अलजेब्रा, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से, सिर्फ त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। ये सिर्फ ये नंबर जोड़ा है, अगर ऑप्शन भी जोड़ा जाए तो अगर आपको लगभग 20 से 30 नंबर तक पूछ दिया जाता है त्रिकोणमिति से। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको 10 नंबर का पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके बाद आइए तो ज्योमेट्री से आपको कितना पूछा जाता है, इससे भी लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन से आपको 10 नंबर का, फिर इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। यानी सबको जब ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना आ जाएगा, तो 100 मार्क्स का, यानी मैथ्स 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको अलग से नंबर मिलने का कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिल जाती है, यानी साइंस में मिल जाता है, सोशल साइंस में कुछ मार्क्स मिल जाता है स्कूल से, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जितना भी नंबर लाना है आपको अपने दम पे लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, क्या है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए एक बार देख लें हम लोग। संख्या पद्धति में पहला आएगा प्रकृत संख्या, उसके बाद आएगा पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या, उसके बाद सम संख्या, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और भी कुछ संख्याएँ हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि इन सभी संख्याओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब बताते हैं कि संख्या जो है, संख्या को बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं, तो डिजिट। डिजिट क्या होता है उनके बारे में हम लोग जान लें। डिजिट क्या होता है, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 और 8 और 9, ये जो 1 से लेकर के 9 तक आप पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है, तो बोलोगे सर ये डिजिट है, यानी कि ये संख्या है। ठीक है, संख्या को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा है आपका अवास्तविक संख्या, जिसको आप लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जब आप 10th पास करोगे, जब इंटर में जाओगे, तो आप इस इमेजिनरी नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। 11th में खास करके ये इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को कहाँ तक, यहीं तक पढ़ना है। 10th क्लास में आपको कहाँ तक पढ़ना है, तो अवास्तविक संख्या तक। ठीक है, उसके बाद हमने वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा है। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर मैंने परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा है। एक है पूर्णांक और दूसरा क्या है, तो भिन्न। तो भिन्न को फिर हमने 2 भागों में बांटा। पहला है दशमलव भिन्न और दूसरा है साधारण भिन्न। ठीक है, चलिए उसके बाद पूर्णांक को हमने 2 भागों में बांटा है। पूर्णांक कहाँ है, यहाँ पे है। एक है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें ताकि आपको फ्रेश आपको दिख जाए, है ना। पहला क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, निगेटिव इंटीजर। और तीसरा है आपका 0। आपने जब रेखा ग्राफ पढ़ोगे तो आपको इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो बोलोगे 0 1 2 3। 0 के जब इस साइड जाओगे तो आप पॉजिटिव पाओगे।
ठीक है। और जीरो के जस्ट इधर आओगे तो यहाँ पे आप निगेटिव पाओगे, यानी उधर क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है, इधर क्या होता है ऋणात्मक और उधर क्या होता है धनात्मक, और बीच में क्या होता है तो जीरो, ठीक है, क्या होता है तो जीरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एक एक संख्या को डिफिनेशन के साथ और अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है आपका प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि गिनती की सभी संख्याएं को क्या बोलते हैं तो प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। किसको तो गिनती की वे सभी जितने भी संख्या जो गिन सकते हैं हम लोग वो क्या है तो प्राकृत संख्या है। और दूसरी बड़ी बात यह जो है एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जितना आप लिख पाओगे उतना तक जाते रहेगा, है ना, इसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल में दिया गया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 जहाँ तक आप लिख पाओ, ठीक है। उसके बाद और दूसरी बड़ी बात एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी तो बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में है आपका पूर्णांक संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर आप 0 लगा दोगे, 0 को शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे में आपको दिया गया है 0 1 2 3 4 5। अभी हमने बताया कि गिनती की सभी संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसी में अगर आप 0 लगा दोगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रटना मना है बाबू, जितना समझ पाओ आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा है पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हैं सभी क्या कहलाती है तो पूर्णांक संख्या कहलाती है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर और उदासीन पूर्णांक होता है ये नेचुरल इंटीजर होता है, ये उदासीन होता है बीच में रहता है, ठीक है, यही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है आपका 0, ठीक है। 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है यह, लेकिन यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 एक पूर्णांक है और ये जो है कि ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। जैसे आप धनात्मक पूर्णांक देखोगे तो क्या है 1 2 3 ये सब धनात्मक है, जैसे माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक क्या है तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। इससे पहले अगर कोई भी संख्या से जब 0 में भाग दोगे, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा तो बोलोगे सर 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसको पलट दो बाबू, 5 को ऊपर भेजो और 0 से डिवाइड करो। अब कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, इसका मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे बारीकी से लिखा है बहुत अच्छे से। यदि a बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 तो a बाय 0 बाय a बराबर 0। यदि आप a के जगह पे 0 नहीं हो, a के जगह पे 0 नहीं हो, ठीक है, तो उसके बाद a 0 कोई भी संख्या हो सकता है, इतना बटे इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 सभी नॉन जीरो नंबर से विभाजित होती है। 0 सभी नॉन जीरो नंबर से विभाजित होती है। कोई भी प्राकृत संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है, अतः हर डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कभी भी जो हर होता है यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होता है, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। चलिए आगे है आपका सम संख्या किसे कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो, शेषफल क्या प्राप्त हो, 0, तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे में आप ले लो, आप मान लो कि आपको कोई बड़ा नंबर दे दे, ठीक है, 2 4 6 8 3 4। आप बोलोगे सर इसमें ये प्राकृतिक सम संख्या है या फिर विषम संख्या, इसको कैसे पहचानेंगे? इसको सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है पहचानना। कैसे, मैं बताता हूँ। ये लास्ट का जो डिजिट है, ये 2 4 6 8, ठीक है, ये लास्ट का पहला अंक यदि 2 4 6 और 8 मिल जाए तो वो सम संख्या होगी। क्या होगी? ये जो पहला संख्या देख रहे हैं, इकाई का अंक, इकाई के अंक के जगह पे यदि 2 4 6 और 8 मिल जाए आपको तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा, अन्यथा विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अब विषम संख्या की बात कर रहे थे हम लोग और विषम संख्या आ ही गया। यानी अगर किसी का भी अगर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अगर वो आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उम्र लंबा हो, है ना। अभी आपका जस्ट चर्चा कर रहे थे और आप पधार गए। ठीक उसी तरह हम लोग विषम संख्या की चर्चा कर रहे थे और ये पधार ही गया। इसका भी हम लोग दुआ करेंगे कि इसका भी उम्र क्या हो, लंबा हो। ठीक है, चलिए विषम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अभी हमने बताया कि ऐसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, यानी कि 0, शेषफल क्या प्राप्त हो, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। ठीक है, यानी कि शेषफल के जगह पे क्या हो, तो 0 प्राप्त ना हो, उसे क्या कहेंगे, तो बोलोगे सर उसको बोलेंगे विषम संख्या। यानी 2 से पूरा नहीं कटे, बस सिंपल है। जैसे में देख लो 1 3 5 7 9 11 13, इसको 2 से भाग दो, पूरा नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, जो 2 से विभाज्य होगा सम संख्या होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए, यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी 3 हो। जैसे में देखो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आप बोलोगे सर ये 4 से क्यों है, अगर 1 का फैक्टर करोगे तो 1 गुना 1 होगा। 1 और 1 को ही, 1 जो है 1 से ही विभाज्य हो सकता है। 2 लो तो 2 से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। यदि 3 लेते हो तो 3 1 से भी विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। यदि आप 4 लेते हो, 2 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। यानी ये जो है 1 के अलावा किससे विभाज्य हो रहा है, तो 2 से, और भी संख्या से पूरा कट जाए, किसी और भी संख्या से, यानी 1 2 और 4 से कट रहा है पूरा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो बोलोगे सर 4। क्या होगा, तो ये 4, और भाज्य संख्या 4 से शुरू ही होती है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब जो एक से और खुद से कटे, वो होगा अभाज्य संख्या। क्या होगा, अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो एक और भी किसी संख्या से, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है, तो 1 से और स्वयं से कटे तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। यही चीज़ को हमने लिखा है कि ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे
2 3 5 7 11। बोलोगे सर आप 2 कैसे लिख दिए? 2 तो सम संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या कैसे हो सकता है? 2 बाबू सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहाँ भी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है बाबू। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग आइए जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं। उसके बाद जैसे कि आपको लिखा हुआ है 2.3, ठीक है। अब देखो दशमलव के उधर कितना अंक 1 है, तो इसको लिखो 23। दशमलव को ख़त्म करो, बटा में लिखो 1, कितने दशमलव के बाद उतना उधर कितना अंक, तो 1 0 बिठा दो। अब देखो 2.3 को हमने p/q के रूप में लिख दिया या फिर नहीं? बोलोगे जी सर हमने तो लिख दिया। तो यही तो परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या है। जहां इसमें कुछ कंडीशन भी है, जहां q ≠ 0, यानी q के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो वो 0 फिर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहां q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती है। उसके बाद जैसे 2, 2.3, 22/7, √4, √49। बोलोगे सर ये रूट के अंडर में है, तो रूट के अंडर में ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल निकल जाए, वही क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या है? तो इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ दो, घटा दो, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद जैसे में देखो √2, √5, 2 + √3, इस सब को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सब को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि आपका लगभग वैल्यू दिया गया है, लगभग मान दिया गया है, अप्रोक्स में है ये सब, ठीक है। √2 का अप्रोक्स में लगभग में मान होता है 1.141 और 4, ठीक है। √3 का मान होता है 1.732। ये तो बाबू रट जाओ, ये रट जाओ, ये रट जाओ और ये रट जाओ, यहाँ तक। अगर ये तीनों रट लिए तो आपको लगभग बेलन, शंकु, घन, घना पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इसका काम आ जाएगा और इसका भी काम आ सकता है, ठीक है। और इसका तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका नाम है पाई। क्या है? पाई। अब पाई के बारे में भी मैं आगे जानकारी दूंगा कि ये पाई कौन, किसने इसको मतलब ये नाम दिया और किसने इसका ये वैल्यू प्रूफ किया है और कब से किया था, कब तक चलेगा, कब तक चल रहा है, अभी चल रहा है या फिर नहीं बदला या कहीं क्या हुआ, ये सब के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो और पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 होता है और क्या होता है? 3.14 भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या। क्या आता है? तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या को जोड़ दो, लिख दो, उसमें अपरिमेय संख्या को जोड़ दो तो क्या कहला जाएगा? वो तो वो हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। जैसे में 0, -1, +1, √2, √5, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चर्चा कर रहा था कि पाई के बारे में हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो आ ही गया है। तो ये है पाई का मान, वैल्यू ऑफ पाई, है ना।
वैल्यू ऑफ पाई। आइए पाई के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। कहता है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में पाई का मान 3.14, ठीक है। चलिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। यहाँ पे क्या है 3.14 निर्धारित किया था। आर्यभट्ट साहब ने 5वीं सदी में पाई का मान 3.14 निर्धारित किया था, जो आज भी मान्य है। जब निर्धारित किया था 5वीं सदी में, तब से लेकर अब तक मान्य है, इसको नहीं बदला गया है, ठीक है। चूँकि यह जानते हैं कि वृत्त की परिधि, गौर करना, वृत्त की परिधि, ठीक है, तथा व्यास, वृत्त की परिधि तथा व्यास का लंबाइयों का अनुपात सदैव नियत होता है। अब एक बात बताना, ये क्या है? तो बोलोगे सर ये वृत्त है, और ये क्या है? इसका केंद्र है, और ये जो चारों तरफ घुमा हुआ है ये रेखा, इसको क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है? तो बोलोगे सर 2πr होता है। और ये क्या होता है? तो बोलोगे सर व्यास। व्यास को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो d से। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? तो व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। हमारे बगल में जो है कि मेरा एक छोटा सा भाई है, उसका नाम है विकास, इसीलिए मुंह पे आ गया, ठीक है, होठ पे आ गया, ठीक है। बहुत परेशान करते रहता है, बहुत नटखट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? तो व्यास होता है, और व्यास का सूत्र होता है 2r, ठीक है। अब देखो बच्चे, परिधि बराबर होता है 2π और व्यास का सूत्र होता है 2r, यानी d बराबर 2r। और यदि आप 2πr अपॉन क्या है? तो ये 2r है, 2r, r खत्म, 2 खत्म, तो क्या बचेगा? तो बोलोगे सर पाई बचा। यहाँ पे बोला गया था परिधि और व्यास की लंबाइयों का अनुपात सदैव, यानी कि अनुपात सदैव क्या होता है? तो नियत। ये पाई आ गया, ये नियत होता है, ठीक है। नियत होता है तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नियत होता है, यह नियतांक अपरिमेय संख्या है जिसे पाई से सूचित किया जाता है। इसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, और पाई का मान दशमलव के कुछ स्थानों तक, यानी दशमलव के कुछ स्थानों तक जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.14159265 होता है। यहाँ तक आके आपका पूरा कट जाएगा, होता है। फिर भी परिमेय संख्याएं 22/7 का अधिकतम मान पाई माना जाता है, यानी पाई का मान 2 ठो होता है। कौन कौन होता है? ठीक है, कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका 22/7, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? 3.14। लगभग हम लोग 2 अंक तक लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको दे दिया गया तो इसको भी याद रख सकते हैं। लेकिन जो मेन आपको याद रखना है, यहाँ तक याद रखना है 3.14 तक, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।